फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहले तो वही सेम रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। टॉपिक मुख्तसरन यहाँ का बता दूँ कि जी डोनाल्ड ट्रंप की, कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जॉर्जिया के गवर्नर को फ़ोन किया था कि अपने लेजिस्लेटर्स को राज़ी करें कि वो उनके हक़ में इलेक्टोरल वोट दें। तो कल रात गए पता चला कि उन्होंने पेंसिल्वेनिया की स्पीकर को भी कॉल किया था, जो रिपब्लिकन है, कि उन्हें पुश किया था कि जी आप भी अपने लेजिस्लेटर से बात करें कि वो इलेक्टोरल वोट जो है डिसाइड करें, तो इलेक्शन को ना माने और अपना फैसला करें, इलेक्टोरल वोट मेरे हक़ में दें। और ये बात स्पीकर के तर्जमान ने, स्पोक्समैन ने, उन्होंने कल बताई। मगर याद रहे कि ये स्पीकर वो हैं जिन्होंने लास्ट वीक 60 लेजिस्लेटर जो हैं प्रोविंशियल रिपब्लिकन, उनको लेटर लिखा था कि वो इस इलेक्शन को एक्सेप्ट ना करें और डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में इलेक्टोरल वोट के लिए फैसला करें। इससे पहले मिशिगन में भी रिपब्लिकन से ये राब्ता हो, इसी तरह के राब्ते हो चुके हैं। वो पूरी 6 स्टेट में इलेक्शन तो जीत ही चुके हैं बाइडन, मगर बैटल जो कोर्ट में थी वो भी डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं, मगर वो अभी तक मानने को तैयार नहीं है। और ये जो सर्ज आई है कोरोना की, ये अब डाउन हो रही है। देखें, ये थैंक्सगिविंग का जो सीज़न था, ये एक मेजर छुट्टी होती है अमेरिका में। इसमें बहुत लोग ट्रैवल करते हैं और इस साल भी कोई 25 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया था। तो उसकी वजह से ज़्यादा सर्ज में जो इजाफा हुआ और तेज़ी आई, तो अब वो डाउन होना शुरू हो रही है, मगर साथ में सर्दी बढ़ रही है। तो खदशा ये है कि ये नंबर फिर आगे बढ़ेगा दोबारा। बहुत सी स्टेट्स में मैंने पहले ही बताया कि कर्फ्यू भी लग रहे हैं रातों को, लॉकडाउन भी हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर भी बढ़ा था, मगर कल से परसों से कहा जा रहा है कि जी कम हुआ है। तो ये यहाँ की सिचुएशन है। और साथ में कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर जॉर्जिया जाएंगे, जो रन ऑफ है सेनेट की 2 सीटों पर, उनकी सपोर्ट के लिए। वहाँ पिछले दौरे में जो अभी लास्ट वीक जब गए थे, तो उन्होंने जो तकरीरें की थी वो बहुत कंट्रोवर्शियल थी उसी इलेक्शन के हवाले से। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ। पहली बड़ी खबर तो यह है कि आप अपनी रियासत के मीडिया की सिचुएशन देखें कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपकी रियासत कहाँ खड़ी है। ARY चैनल लंदन में पहले जियो ने, और उनके जो मोहतरम मालिक हैं मीर शकील उर रहमान साहब, जो अभी रिहा हुए हैं, इसी मिली भगत जो पाकिस्तान में इस वक्त जारी है मुखालफिन के ख़िलाफ़, कोर्ट से रिहाई मिली 8 माह के बाद, वो एक मुकदमा जीत चुके हैं कि उन्हें गद्दार करार दिया गया मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ARY के, और 3.5 मिलियन 4 बिलियन के करीब अराउंड फाइन हुआ। और जनाब गिल्टी हुए ARY साहब। मुकदमे को प्रॉपर फॉलो भी नहीं किया था, क्योंकि वो पाकिस्तानी अदालतें समझ रहे थे ना। हालांकि सलमान इकबाल जो CEO हैं, अमेरिका के पढ़े हुए हैं, रोज़ अमेरिका और यूरोप जाते हैं, मगर जैसे इमरान खान जमहूरियत को कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, समझते नहीं, ऐसे ही सलमान भी नहीं समझते, क्योंकि मूव तो हैंग अराउंड तो पाकिस्तानियों में ही करते हैं ना। तो सलमान के भी बेचारे का यही हाल है, बड़ी माजरत के साथ। अब एक दूसरे साहब ने, जिन्हें गद्दार का करार दिया गया, इंडियन एजेंट करार दिया गया, एक प्रोफेसर कराची के, उनके बारे में उनके ख़ानदान को हर्ट किया गया, उन्होंने मुकदमा किया, वो भी जीत गए और इन्हें गिल्टी करार दिलवा दिया अदालत से लंदन की, और अब फाइन भी देंगे। ख्याल रखें कि मीर शकील उर रहमान के मुकदमे में ARY ने पैसे नहीं दिए, जो फाइन था चैनल बंद किया और एक नई कंपनी बना के उसके नाम पर ARY वहाँ चलता है। अब अपनी कंपनी के नाम पर नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर इस तरह वो नहीं कर सकते। तो अब पता नहीं, अब दूसरी तीसरी कंपनी बनाएंगे, पता नहीं उस प्रोफेसर को भी पैसे देंगे नहीं देंगे। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि इमरान खान कहते हैं ना कि ये मीडिया बड़ा जालिम है पाकिस्तानी, और जिसके चाहता है कपड़े उतार देता है। बिल्कुल दुरुस्त है ये प्रोफेशनलिज्म। खासकर ये जो प्राइवेट चैनल आए हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ डाउन और जियो के अलावा, गो कि बहुत से इख्तलाफात हैं, बहुत से सवालात हैं इन दोनों चैनल्स पर,
मगर प्रोफेशनलिज्म उन्हीं 2 चैनल्स में है, बाकी तो सब एक धारा है जो बह रहा है कि जैसे पानी निकलता है ना आबशार पहाड़ों से और बेतरतीब फैल जाता है चारों तरफ। तो ये मीडिया भी वो है, अगर पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ करती तो ये मीडिया ऐसा नहीं होता, ये अमेरिका जैसा होता और ये बरतानिया। देखिए अमेरिका का मीडिया तो फिर भी बहुत, यहाँ तो मुकदमात बहुत देर से सॉल्व होते हैं और बहुत से मुकदमात होते ही नहीं, खासकर यहाँ जिसे जो चाहो कह लो। यहाँ पर भी ये जो गम्माश्ते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के छोड़े इस्टेब्लिशमेंट के छोड़े हुए, यहाँ भी लोगों को कादियानी करार देते हैं, गद्दार करार देते हैं और कैसे कैसे संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं, इंडियन एजेंट करार देते हैं, मगर यहाँ इन मामलात का फैसला नहीं होता। और होता भी है, अगर है तो बहुत पैसे खर्च होते हैं जो यहाँ लोग खर्च नहीं करते। अभी पिछले दिनों कॉन्सुलेट में, मैं तो पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, एक साहब हैं और मुझे नहीं पता वो क्या काम करते हैं, उनको गद्दार करार दे दिया गया। इस कम्युनिटी के 2 स्टूज जो हैं वो जर्नलिज्म के नाम पर आए। सोशल मीडिया ने यहाँ बहुत सी अच्छाइयाँ दी हैं, खराबियाँ भी पैदा की हैं। उनको गद्दार करार दिया गया, रॉ का एजेंट करार दिया गया और कहा, मुझे बताने वालों ने कल रात बताया कि उस बेचारे के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी खड़ी होगी, जबकि मालूम था कॉन्सुलेट को कि जो करने वाले हैं वो रोज़ ये काम करते हैं। और फिर उसने मुकदमा किया उस बंदे ने, और एक कोई और बंदा है ब्राउन्स का, उन्होंने मिलकर मुकदमा किया। तो अब सुना है तरले डाले जा रहे हैं कि खुदा के लिए मुकदमा वापस ले लो, और बताने वाले बताते हैं कि मुकदमा वापस लेने का दबाव वो लोग डाल रहे हैं जिनकी शय पर ये मुस्टंडे फिर रहे हैं इस कम्युनिटी में। और वो साहब वो पाकिस्तान मिशन में बैठे हुए हैं इस कम्युनिटी को डिस्पर्स कराने के लिए। इस तरह के लोग बहुत पहले भी आते रहे, मगर अब इंतहा हो गई। जैसे माशरा टूट रहा है ना, आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, खराबी पैदा हो रही है, क्योंकि चीज़ें सुधारने के लिए तो कोई नहीं है। तो इस कम्युनिटी में भी लोग इससे इबरत पकड़ें कि अगर 1-2 बार आफाक अगर कहीं गलत है और अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं करता है तो उसे अदालत ले जाना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं जिन लोगों ने भी इन मुस्टंडों को सू किया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वापस ना हटें। कुर्बानी देना पड़ती है, जो दबाव है उसे बर्दाश्त करें। और मैं तो ये कहूँगा कि इस हद तक बर्दाश्त करें कि कहीं तक भी जाना पड़ जाए, मगर इस मुकदमे को अंजाम तक पहुँचाइएगा। आप इस कम्युनिटी को बचाएंगे भी, उस पर एहसान भी करेंगे। तो ये मुस्टंडे हर जगह मौजूद हैं, मगर आप ये नोट करें कि अगर पाकिस्तानी अदालतें हैं थोड़ा सा भी अपनी इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाएं तो बहुत सी चीज़ें दुरुस्त हो सकती थी, मगर इस्टेब्लिशमेंट के हक में नहीं है कि इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। अब मैं आता हूँ पीडीएम की तरफ, जलसे की तरफ। जी, लोगों को बड़ी उम्मीद है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है कि लाहौर के जलसे के बाद सूरत हाल बदलेगी और इस्टेब्लिशमेंट बैक पर जाएगी। आप यकीन रखें ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो एजेंडा लेके पीडीएम निकला था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, अब टोटल एक एजेंडा है और उनका असल एजेंडा घूम चुका है कि इमरान हुकूमत किसी तौर भी गिरानी है, चाहे उसकी कोई कीमत अदा करनी पड़े। और ये मैं मुस्लिम लीग के लोगों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ, उन्हें अब ये याद भी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क में कोई चीज़ है। अच्छा, इसमें जो इनकी मेच्योरिटी है, क्योंकि ये दोनों पार्टियाँ चोर हैं बड़ी माजत के साथ, ये इसी फौज से साजबाज करती रही हैं। जब इनके साथ मिलकर इस्टेब्लिशमेंट वोट चोरी करती रही तो जायज़ था। जब नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के कंधे पे बैठे हुए थे और मुख्तलिफ आर्मी चीफ से मिले हुए थे, यहाँ तक के क्यानी के साथ मिलकर तहरीक जिस तरह चलाई और इफ्तिखार चौधरी जैसे उचक्के जज को दोबारा रीस्टेट करवाया, वो एक लंबी कहानी में वहाँ नहीं जाऊँगा। मगर जब अपने खिलाफ फैसला आया इसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट फिर हो गए। और मैं आपको मुतअद्दिद बात बता चुका हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त नवाज शरीफ को एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझते हैं, मगर मैंने कभी नहीं समझा। मैं बिल्कुल वाज़ेह क्लियर हूँ कि वो मफाद परस्त तरीन इंसान है। उनकी पूरी पार्टी का बेस यही है और इस मुस्लिम लीग का तारीख़ी किरदार ही ये है। मैं इस लंबी बहस में नहीं पढ़ूँगा। तो नवाज शरीफ और इस वक्त यही चाहते हैं पीडीएम, और उसको लीड नवाज शरीफ कर रहे हैं। सबको पता है कि उनका पंजाब में वोट बैंक है मेजर। तो आप लोग यदि यकीन रखें कि खान साहब की हुकूमत में, पहले भी कह चुका हूँ, घिर भी गई तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ,
ये ज़रूर आएगा कि इस मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन, बदनीति, बेईमानी की कोख से जिस तहरीक इंसाफ के कारकुन ने जन्म लिया है, जिसे समझ में जिसे अकल भी नहीं है, जो सिर्फ इश्ताल और गुस्से में दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त समझ रहा है, वो बिफर जाएगा। एक नया मसला खड़ा होगा और ये हालात इंतहाई तेज़ी से बंद गली में दाखिल हो रहे हैं। और मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मशरक़ी पाकिस्तान जैसे कोई साने तैयार खड़े हुए हैं। तो जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की 1988 से लेकर अब तक की सियासत ने हमें दो चीज़ें दी। एक इंतहा पसंदी कि जो इस सिस्टम से मायूस हुआ, जो कम पढ़ा लिखा था, जो कहानी किस्से नसीम हजाली, अशफाक अहमद से लेकर जो लोग हमारे हैं, जो हमें एग्जुलेट करते रहे, जो तलवारबाजी सिखाते रहे, वो इंतहा पसंदी की तरफ ले गए। वो लोग इंतहा पसंदी की तरफ चले गए। और दूसरे वो एक तबका पैदा हुआ जिसने बैलेंस करने के नाम पे, मसलहत पसंदी के नाम पे मुनाफकत सीख ली। और वो इस मुनाफकत को मसलहत पसंदी करार। मसलहत पसंदी बहुत अलग चीज़ है कि आप टॉलरेंस का मुजाहरा करते हैं, बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं, अपनी बात सही कहते रहते हैं, और जब आप देखते हैं कि एंड हो गया है तो आप भी खड़े हो जाते हैं कि आपको पता है कि मसलहत पसंदी कहाँ छोड़ दी है। मगर जब मसलहत पसंदी मुनाफकत में तब्दील हो जाए तो फिर आप उसी सिस्टम का, उसी बदकिरदार सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें मैं मीडिया को सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि जो इस सिस्टम का हिस्सा बना। अब देखें मीडिया पे हो क्या रहा है, कोर इशू तो कोई भी गुफ्तगू नहीं कर रहा ना। सब के जलसा होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, हुकूमत चली जाएगी तो क्या होगा, हुकूमत आ जाएगी तो नए लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। जो मैंने कल भी कहा था, जो कोर इशूज़ हैं कोई बताने को तैयार नहीं है, ना मीडिया ना ये सियासी जमातें, कि माशरे में जो बेतरतीबी, इंतशार, अफरा तफरी, महरूमी और जो बिदतें पैदा हो गई हैं, उसके लिए क्या एजेंडा है। तो लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये मैं बता दूं। तो देखिए मैं क्या बताऊं, सबको पता है, मैं फिर भी दोहरा देता हूं कि देखें, अव्वल तो मुझे ये हालात बंद गली में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मेरे मुंह में खाट, क्योंकि मेरे जैसे 10, 20, 50, 200, 400 लोगों से कुछ नहीं होता जब तक पूरा समाज न समझे। मैं पहले एक वाक़या सुना दूँ कि आज मेरी फेसबुक पे एक नौजवान मोहतरमा है जो पीटीआई की बहुत बड़ी सरगर्म कारकुन है, और उनकी पोस्ट से मैं इख्तलाफ भी करता हूँ, मगर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारी ख़वातीन सिस्टम का हिस्सा बन रही हैं, और पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने ये काम किया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। वो कि एक मखसूस क्लास की हद तक है। मगर मेरा कहना यह है कि देखें, जिस माशरे की 50% ख़वातीन घरों में बंद हों और मर्द की हाकमियत पर यकीन रखती हों, वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता, उसको कभी खुशहाली नहीं आएगी, उसमें अमन भी नहीं आएगा। तो हमारी बहुत सी ख़वातीन बाहर आ रही। मुझे इसमें दुख की बात क्या है कि वो खातून कभी कभी जो ज़बान इस्तेमाल करती है, तो जो हमारी मशरक़ की औरत का एक रिवायती किरदार है, उसकी हम्बलनेस, उसकी क्या कहते हैं उसे, आर्टिस्ट होना, आर्टिस्टिकनेस जिसे कहते हैं, और उसकी शफ़क़त, उसकी मोहब्बत, उसकी केयर, और जो रोमांस है जो ईस्ट का। मतलब मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, बहुत लिबरल हूँ, मगर मुझे अपनी देसी औरत की पाकीज़गी, मासूमियत, उसकी बोल्डनेस के साथ दबे हुए दबके अंदाज़ी, मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं मर्द की हाकमियत का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, मगर उसकी अपनी रिवायतों के साथ अगर ये हम्बलनेस हो, ये उसका रोमांस हो तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मगर जब वो इंतहाई बात इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करती हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ। तो आज मैंने उनकी इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाई कि आपको ज़ेब नहीं देता, बहुत सोफिस्टिकेटेडली मैंने ये बात कही कि आपकी गुफ्तगू पढ़ के, आपकी पोस्ट पढ़ के मज़ा आता है, और ख़ासकर लैंग्वेज पढ़ के मैं इंजॉय करता हूँ कि हमारी ख़वातीन ने हम देसी मर्दों को अगर पीछे नहीं छोड़ा है तो बराबर ज़रूर आके खड़ी हो गई हैं बदतमीज़ी में। तो उन्होंने कहा कि ये सब नवाज शरीफ और जरदारी की सियासत से निकला है, इन लोगों को उसी लहजे में जवाब देना पड़ेगा जिस तरह के ये लोग हैं। उन्होंने फिर बताया कि पता नहीं भी कौन से जलसे में मरियम नवाज़ ने जो ज़बान इस्तेमाल की, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो गालियाँ दी, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ सुना भी नहीं। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि देखें, ना तो ये तबका काबिल कबूल है, और मगर ये नवाज शरीफ और जरदारी, मैं भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो नहीं कहूँगा, कि इनकी कोख से जिस सियासत ने जन्म लिया है,
इससे एक नई इंतहा पसंदी, सियासी इंतहा पसंदी सामने आई है। एक तो मजहबी इंतहा पसंदी हमारे यहाँ मौजूद है, दूसरे ये सियासी इंतहा पसंदी आ गई है जो एक बहुत बड़े इंतशार की तरफ इशारा करती है। अगर इमरान खान हुकूमत चली भी गई तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये जो इमरान खान के चाहने वाले हैं ना, ये बहुत 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 बुरे अंदाज में सामने आएंगे। इसका अंदाज़ा इन सियासी पार्टियों को भी नहीं है। ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान ख़त्म हो जाए, अब इस्टेब्लिशमेंट को तो एक पार्टी मिल गई है। ये अगर ये तहरीक इंसाफ वाले समझदार होते, जिस तरह के लोग इमरान खान ने भरे हैं, तो ये कोई इमरान खान का कोई नज़रियाती जो वो गुफ्तगू करते हैं तो उस पर थोड़ी डिपेंड करती है या उसे थोड़ी फॉलो करती है उस नज़रिए को जिस पर ये पार्टी बनाई थी तहरीक इंसाफ। मगर इसका वर्कर ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो नफरत में डूब चुका। मैंने कहा ना कि मसलियत या तो मुनाफकत में तब्दील हो गई है या महरूमी, गुस्सा, मायूसी, इंतहा पसंदी में तब्दील हो गई है। तो ये आज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है और किसी के पास कोई हल नहीं है। जो हल है वो काबिल कबूल नहीं होगा कि इन्हीं सारी सियासी जमातों से लोगों को लेकर जो अंदर से इस लीडरशिप के ख़िलाफ़ है, इस लीडरशिप के जो कंट है, जिसका थॉट प्रोसेस है, कब्ज़ा क्या ख्वाहिश है। यकीनन हर पार्टी में से लोग हैं और ईमानदार लोग भी मौजूद हैं। पूरा माशरा मुकम्मल ख़त्म नहीं हो जाता है, ऐसे अच्छाई मौजूद रहती है, वो भले कम तादाद में हो। तो इन पे मुश्तमिल एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो सबसे पहले तो सियासी पार्टियों में रिफॉर्म लाने के लिए कवानीन नाफिज करे। यूरोप और अमेरिका की मिसालें हमारे सामने हैं। इस अदलिया को न्यूट्रल करे, इन जजों को इंसाफ देने का पाबंद बनाए, पुलिस के सिक्योरिटी के इदारे दुरुस्त किए जाएँ। जो करप्शन देखे रहेगी, मगर जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, जो हर सोसाइटी कोशिश करती है एक महजिब, अगर हमने ये काम नहीं किया तो आप कोई तब्दीली ले आइए। अगर मेरिट कायम नहीं हुआ, कानून इंसाफ की बालादस्ती नहीं हुई, तो यही नवाज शरीफ ले आइए, यही जरदारी, यही फिर इमरान खान, फिर इनमें से कोई और, ये स्टेटस को कंटिन्यू करता रहेगा, इस्टेब्लिशमेंट इंजॉय करती रहेगी। और वो एक साहब ने कल अच्छी बात की कि ये अब ऐसा मुल्क है कि ना यहाँ गरीब रहना चाहता है ना अमीर। एक नाकाम रियासत और क्या होती है? वाकई एक नाकाम रियासत और कैसे होती है कि उस मुल्क में आपको रहना नहीं चाहता। अशराफिया के सारे बच्चे ख़ानदान शिफ्ट हो चुके, जो मेजर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, जो लोग नौकरशाही जिसे कहते हैं, उन सब की जेब में ग्रीन कार्ड है या अमेरिका के या यूरोप के किसी मुल्क की सिटीजनशिप पड़ी हुई है। और कारोबारी तबके से लेकर जहाँ जहाँ दौलत इन्वॉल्व है, ताल्लुकात इन्वॉल्व है, वो मुल्क के लॉयल ही नहीं रहे, वो मुल्क के नाकाम रियासत नहीं है। तो अब क्या है, गौर करें। और फिर कभी अमेरिका को अपने मफादात भेज देते हैं, तो अब चीन को बेच रहे हैं कि इस पर भी क्या कहूँ मैं कि अब ज़मीन बेची जा रही है। कराची में जजीरे जो हैं चाइनीज़ के हवाले किए जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ऐसा लगता है कि जैसे ने यकीन है कि ज़मीन बेच डालो, कल मेहंदी तो आएंगे, वो ज़मीन छुड़ा के इन्हें फिर दोबारा दे देंगे, जैसे फ़लस्तीनियों ने किया था कि पहले यहूदियों को बेची, अब लड़ते लड़ते 50-60 साल 70 साल तो हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी यही होने जा रहा है। तो मैं पाकिस्तानी अवाम से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि देखें, इस PDM से जो इनसे क्लियर गुफ्तगू तो करें, कोई इनसे पूछे तो आपका एजेंडा क्या है, ये तब्दीली कैसे लेकर आएंगे, ये मैशियत कैसे कंट्रोल करेंगे, ये माशरे में जो इंतशार है कैसे ख़त्म करेंगे। ये तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, अगर कल ये हुकूमत जिस तरह ये ख़त्म करना चाहते हैं, अगर ख़त्म कर दी तो इस तहरीक इंसाफ के कारकुन को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसे कैसे समझाए बुझाएंगे। माशरे में इंसाफ तो मुझे तो कोई तवक्को नहीं नजर आती। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ 70 साल की उम्र में माइंड चेंज हो जाएगा? मेरे वालिद कहते थे कि बेटा 40 साल की उम्र में तय हो जाता है कि पैगम्बरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। 40 साल के बाद इंसान का जहन तब्दील नहीं होता, उसकी आदतें और पुख्ता होती जाती हैं। जो सीखना लर्न करना होता है वो तय हो चुका होता है 40 साल की उम्र तक। तो मैं आज का अपना वीडियो इसी पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल अगले वीडियो में बात होगी।